आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न उत्तर रीढ़ की हड्डी। पहला प्रश्न, रामस्वरूप और रामगोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था, एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है कि जब उन्होंने बात करना शुरू किया रामस्वरूप ने और रामगोपाल ने, तो बात बात पर वह क्या कहने लगते थे कि एक हमारा जमाना हुआ करता था, एक हमारा जमाना था। तो कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। तो वह किस प्रकार से तुलना कर रहे हैं, इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है, आओ जानते हैं। उत्तर, यह मनुष्य की स्वाभाविक मनोभावना होती है, स्वाभाविक गुण है कि वह हमेशा अपने बीते हुए समय को याद करता रहता है तथा उसे ही सही ठहराता है, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। यूं भी हर जमाने की अपनी मांग होती है, उसी के अनुसार जब जमाना बदलता है तो वहाँ कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। समय के साथ स्वयं को बदलना भी आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, इसलिए ऐसी तुलना उचित नहीं है। तो वह लोग बात बात पर ऐसा बोल रहे थे कि एक हमारा जमाना था, लेकिन हमें समय समय पर होने वाले बदलाव को उचित मान लेना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना, क्या उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विविधता को उजागर करता है। अब देखो, उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवा दी, इसका मतलब कि उनके अंदर जो एक पिता की भावना थी, उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। लेकिन पढ़ा लिखा होना तो एक अच्छा ही है, एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन विवाह के लिए उसको छिपाना पड़ रहा है। किस लिए छिपाना पड़ रहा है? विवाह के लिए। खुद वो छिपाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन लड़के वालों के सामने विवाह करने के लिए, विवाह के लिए पढ़ाई को छिपा रहे हैं। तो यह एक प्रकार का विरोधाभास हो गया कि पहले उन्होंने पढ़ाया उसको, लेकिन अब कौन सी विवशता थी, विवश थे वो, मजबूर थे वो। तो अब उनकी कौन सी विवशता थी कि वो मजबूर थे कि अपनी लड़की की पढ़ाई को छिपा रहे थे। तो आधुनिक समय में सभ्य होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी जो पुरातन सोच के लोग होते हैं, लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात एक पिता की विविधता को उजागर करती है, जो एक और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाना चाहता था, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्य है। क्योंकि जब लड़की वाले आए तो उन्होंने पूछा कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। उनको इस तरह था कि अगर कोई लड़की अच्छी पढ़ी लिखी होगी तो वह हमारी बात को मानने से इनकार भी कर सकती है। वो पुरातन सोच के थे और उनको ऐसा लगता था कि हम एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे अपने लड़के की जो हमारी बात को माने और उसको जानकारी हमारे बेटे से अधिक ना हो। नेक्स्ट, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? सबसे पहले हमें सोचना होगा कि उचित है या फिर उचित अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। उत्तर, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, सरासर गलत है। एक तो वे अपनी
पढ़ी लिखी लड़की, उनकी लड़की थी जो वो पढ़ी लिखी थी, को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं। रिश्ते वाले जैसे ही देखने आए तो वह अपनी लड़की को बोले कि नहीं नहीं ये तो पढ़ी नहीं है, उसकी पढ़ाई को छिपा रहे हैं। और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए प्रसाधन, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग करके, ऐसी सामग्री जिनका प्रयोग करके हम किसी को दिखावे के लिए, अच्छा दिखाने के लिए सजाते हैं, प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो कि अनुचित है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। इसका मतलब तो कि हम एक कठपुतली हुए कि जो लड़के वाले कहेंगे वह लड़की करेगी। परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, लड़का कुछ सोचता है कि लड़की से मुझे यह यह उम्मीद है, ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, लड़की कोई वस्तु नहीं है कि उसको खरीदा जाए, ले जाया जाए और जैसे मर्जी रखा जाए। उसकी भी भावनाएं हैं, उसका भी परिवार होता है और उसको परिवार से ले जाया जाता है, तो जैसे परिवार से हम लाए हैं उसको भी वैसा ही रखा जाना चाहिए और उसकी भी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि लड़की कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। तो यह सिर्फ कागजात में ही नहीं लिखा जाना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए, इसको समाज को मानना भी चाहिए और लागू भी करना चाहिए। नेक्स्ट, चौथा, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। देखो वहां पर उन्होंने एक तरह से सोचा कि रिश्तों का बिजनेस करते हैं। और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखो। उत्तर, मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। इस प्रकार तो फिर सभी व्यापारी लोगों को अपने बच्चों को एक विवाह बंधन में बांध देना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी सफल नहीं होता, क्योंकि विवाह कोई बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। उनके अनुसार स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए होती हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता, जो संबंध है यह मधुरता पे आधारित है, वह परिवार अधिक सक्षम होते हैं और अच्छी प्रकार से चलते हैं, जिनमें पति पत्नी के विचार मिलते हैं और वह एक दूसरे का सम्मान करते हैं तथा संबंधों की गरिमा को कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करते, जो उनकी बेटी का सम्मान करता, उनकी पढ़ाई लिखाई का सम्मान करता, इज्जत करता, न कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। 5, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? रीढ़ की हड्डी पर प्रश्न चिन्ह है कि है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? जब उमा के बारे में, जब उमा से कुछ ऐसे प्रश्न किए गए तो फिर उमा ने भी शंकर की कुछ कमियों की ओर संकेत किया। वह कमियां क्या थी? रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं भी, तो उसका इशारा किस तरफ था? आओ उत्तर के रूप में जानते हैं। उपयुक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्न कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। शंकर का चरित्र था वो अच्छा नहीं था। लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए वह पकड़ा जा चुका था। उसका अपना निजी कोई व्यक्तित्व नहीं था। वह अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा जीव है। जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह कमजोर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिला के उसकी चारों तरफ से रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। चरित्र के तौर पर भी वह मजबूत नहीं है। रीढ़ की हड्डी हमारी मजबूती का परिचय देती है। तो वह लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था, पकड़ा जा चुका था पहले।
ठीक है, कहाँ पे? लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए। तो उसका जो चरित्र है वो चरित्रवान नहीं था, पहला। दूसरा, उसका अपना कोई व्यक्तित्व था ही नहीं, वह तो अपने पिता के पैसे पर पलने वाला बेचारा जैसा जीव था। और तीसरा, वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं था, वह शरीर से कमजोर तथा उससे तन कर भी बैठा नहीं जा रहा था। जब वह अपना बोझ नहीं संभाल सकता तो परिवार को कैसे संभालेगा? तो उमा ने इस प्रकार से उसकी कमियां गिनवाई और उसको ऐसा बता दिया कि तेरे अंदर रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं भी तुझे सोचना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? दो यहाँ पे व्यक्तित्व उभर कर सामने आ रहे हैं, तो दोनों में समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज में आज उमा जैसे दृढ़, स्पष्टवादी नहीं, उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसी दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं तथा दहेज जैसी कुरीतियों से लड़ सकती हैं। मतलब कि हम दहेज देते रहें और दहेज प्रथा के खिलाफ अनुच्छेद लिखते रहें, निबंध लिखते रहें, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला। जो भी दहेज लेने की बात करेगा या देने की बात करेगा उसका विरोध करना चाहिए। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा। पहले हम अपने आप को संभालें तो देश भी अपने आप प्रगति कर जाएगा, कर पाएगा। जो आत्मविश्वास से भरी हो, निडर हो तथा नई सोच रखती हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए क्या है? एक अभिशाप के समान है। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते और न ही प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। वो तो समाज के लिए एक बोझ की तरह है और ऐसा लगता है कि उनके अंदर रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, वह मजबूत नहीं है, वह समाज को दिशा क्या प्रदान करेंगे। प्रश्न संख्या 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कि इस शीर्षक में कितनी सार्थकता दिखाई दे रही है या कितना सार्थक शीर्षक हमने इसको दिया है। जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन, समृद्धि का कारण बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों में ही समानता होनी चाहिए। नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अतः यह शीर्षक यहाँ रीढ़ की हड्डी समाज के मजबूत युवा वर्ग का प्रतीक भी है। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहियों में बैलेंस रहना चाहिए, इसी प्रकार से नर और नारी का बराबर योगदान होता है और यह रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है और इसमें किसी प्रकार के व्यापार की संभावना खोजकर रिश्तों को नहीं करना चाहिए। 8वां है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? मुख्य पात्र कौन है? आखिर इस एकांकी का मुख्य पात्र हमें कौन लगता है? इस कहानी में कई पात्र हैं परंतु सबसे सशक्त पात्र बनकर जो उभरता है वह उमा ही है। कौन है? उमा। उमा की उपस्थिति भले थोड़े समय के लिए थी लेकिन सारी एकांकी उसी के चारों ओर घूमती है और अंत में उसका जो बोलना है वह उसको इस एकांकी का मुख्य पात्र बनाता है। परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज, कैसे समाज? नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए।
राम स्वरूप कैसा है? आधुनिक है, प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न एक मजबूर पिता है, क्योंकि उसने अपने मन से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूर, क्योंकि उसके चारों तरफ रूढ़िवादी लोग हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको जब पता चल जाएगा कि यह लड़की तो कॉलेज में पढ़ी है तो उससे वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए उसने छिपाने की कोशिश की, जिससे उनकी विवशता और कायरता झलकती है। रामगोपाल रामगोपाल निहायत चालाक है, बड़बोला है, लालची है। पढ़े लिखे होने के बावजूद वह स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले दकियानुसी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारण वश वे मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। क्या मानते हैं? बिजनेस। इससे उनका लालची स्वभाव सामने आता है। प्रश्न संख्या 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यह एकांकी स्त्री पुरुष की समानता का पक्षधर है। समानता की बात करती है कि सिर्फ दीवारों पर जो नारा लेखन प्रतियोगिता होती है, नारे लिखे जाते हैं, जब विद्यालय में नारा लेखन प्रतियोगिता हो, उसी में सिर्फ समानता की झलक ना मिले। सच्चे अर्थों में और व्यवहारिक रूप से स्त्री और पुरुष की समानता होनी चाहिए और समाज में नजर आनी चाहिए। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना कि एक पिता विवश हो गया अपनी लड़की की शिक्षा को छिपाने के लिए। किस कारण? क्योंकि उसको उसकी शादी करनी थी। बेटियों के विवाह के समय माता पिता की होने वाली परेशानियों का उजागर करना। स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना कि स्टेज पर खड़े होकर, मंच पर खड़े होकर यह प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है कि नारी सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन जब सच्चे अर्थों में उसको सम्मान देने की बात आती है तो सब लोग भागते हुए नजर आते हैं। तो अब समय आ चुका है कि दोहरी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना तथा उसका सबल व्यक्तित्व प्रस्तुत करना। प्रश्न संख्या 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? हमारी तरफ से हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास करते। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सबसे पहली बात, उमा पढ़ी लिखी थी, उसको पता था, उसको ज्ञान था और उसने अपने तर्क के आधार पर अपने विचार रखे और सामने वालों को मानने पर मजबूर भी होना पड़ा। अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना कि ऐसे बनो ताकि अन्य लोग प्रेरणा ले सकें। तो अपने आप को महान उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना। उनके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए तथा समय समय पर उन्हें पुरस्कृत भी करना चाहिए। मीडिया आदि के द्वारा उन्हें अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखा जाए। अश्लील चित्र, गीत, संगीत आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो आपके लिए यह प्रश्न उत्तर परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको ध्यान से सुनेंगे और आप परीक्षा में इनका लाभ अवश्य उठा लेंगे। ध्यान से सुनिए, समझिए और अच्छे अंक
प्राप्त करें। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।